तो हेलो गाइस, बताएंगे सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। और अपनी पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक। तो एक बार सभी जो हैं बताएं कैसी चल रही है उन सभी की पढ़ाई। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। कमेंट बॉक्स में बता दें तो जिससे मुझे पता लग जाएगी आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज का जो हमें चैप्टर देखना है वो चैप्टर नंबर है 5 आपका। ठीक, पॉलिटिकल का है। और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है। अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो इसके हम मतलब एक तरह से पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो देखते हैं सुरक्षा क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी। ठीक, जरा सिक्योरिटी देख लेते हैं आखिर में सिक्योरिटी है क्या। ठीक, सुरक्षा का मुद्दा विश्व राजनीति में हमेशा से केंद्र में रहा है। ठीक, अगर एक मिनट में इसका हाइलाइटर बदलूं, इस हाइलाइटर में लूं। ठीक है। ठीक। ठीक है, मूल परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, मूल परिभाषा की बात करें तो सुरक्षा का सबसे पहले अर्थ है खतरे में खतरे से आजादी। ठीक है। ठीक, तो सुरक्षा की परिभाषा की अगर बात करें तो सुरक्षा का सबसे सरल अर्थ, मतलब अगर हम सबसे पहले अर्थ समझे या सरल अर्थ समझे तो क्या है, वो है खतरे से आजादी। ठीक, सुरक्षा की सीमा क्या है। ठीक, मानव जीवन हमेशा खतरों से घिरा रहता है। ठीक, जैसे गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का। ठीक, जैसे मैं आपको अगर सिंपल जी बताऊं कि हमें सुरक्षा किस चीज से चाहिए, मतलब बहुत तरह की मतलब सुरक्षा चाहिए होती है हमें। पर कुछ सुरक्षा जो होती है वो मानव जीवन में चाहिए होती है, मानव जीवन से चाहिए हमें, जो मानव जीवन में हमें थोड़ी सुरक्षा मिले। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का खतरा। ठीक, अगर हम खतरे को सुरक्षा का मुद्दा मान ले, अगर हम खतरे को क्या करें, सुरक्षा का मुद्दा मान ले, तो जीवन जीना असंभव हो जाएगा। ठीक, जीवन जीना क्या होगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन से खतरे। ठीक है। इसकी बात करें तो सुरक्षा अध्ययन में केवल उन खतरों को शामिल किया जाता है जो केंद्रीय मूल्य जैसे कोर वैल्यू, जैसे देश की आजादी, संप्रभुता, नागरिकों का जीवन, ठीक, को खतरा पहुंचाते हैं। मतलब इन चीजों को जो है आपके मतलब केंद्रीय मूल्यों में माना जाता है कि आखिर खतरा है क्या। ठीक, खतरे की तीव्रता, ये खतरे ठीक इन गंभीर होने चाहिए कि ये खतरे क्या है, इतने गंभीर होने चाहिए कि अगर इन्हें रोका नहीं, ठीक है, रोकने के उपाय ना किए गए तो उन मूल्यों को ऐसी क्षति पहुंचेगी जिसका मतलब जिसकी मतलब भरपाई ना हो सके, मतलब इसको भरपाई ना की जा सके। सिंपल सी बातों में बात करें, देखिए, अब हम सिंपल सी बात करें तो देखो, जीवन में ना मतलब हमारे कई तरह के खतरे होते हैं। मान के चलिए आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपको एक्सीडेंट लग गया, आप पैदल जा रहे हैं, किसी ने आपको ठोक दिया। तो इन खतरों को हम जो है मतलब सुरक्षा के तौर पे नहीं मानते। ठीक है, हम किन खतरों को मानते हैं, जैसे अगर हम लें तो आपके मतलब एक तरह से जो आपकी ना एक तरह कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिख रखे थे केंद्रीय मूल्यों में। जैसे आपकी देश की आज़ादी हो गई। ठीक, जैसे मान के चलिए देश की आज़ादी खतरे में है। ठीक, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये चीज इन खतरों को माना जाता है। जैसे संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता खतरे में है। ठीक है, तो इन चीजों को जो है खतरे की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, नागरिक का जीवन, ठीक, वही टेररिज्म में आ जाएगा ये तो। ठीक, तो ये चीज है, इन्हों को खतरे में कंसिडर किया जाता है। ठीक, आगे बात करें, दूसरा पॉइंट है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। ठीक है, बाहरी सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा की पारंपरिक समझ में सबसे बड़ा और मुख्य खतरा सैन्य बल का है। ठीक, सैन्य बल का माना जाता है, मिलिट्री फोर्स का माना जाता है। ठीक, खतरे का स्रोत जो है, इसमें खतरा देश की सीमा के बाहर से यानी किसी दूसरे मुल्क से होता है। इसमें क्या होता है, खतरा जो होता है ना वो आपको बाहर से होता है, मतलब किसी दूसरे मुल्क से होता है, अपने देश में भी से नहीं, ना कि दूसरे मुल्क से होता है। आपको जैसे मान के चलिए कोई देश है, जैसे ग्रीनलैंड ले लीजिए आप।
ग्रीनलैंड को भी क्या खतरा है, उस समय उसको खतरा है इस समय यूएसए उस पर हमला ना कर दे, ये चीज। ठीक, तो ये खतरा। प्रभाव की बात करें, ठीक, सैन्य हमला केवल सेना को नहीं बल्कि देश की संप्रभुता, ठीक है, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को निशाना बनाता है। ठीक, इसमें आम नागरिकों की जान माल का भी नुकसान होता है। इसमें देखिए, अब सेना लड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जान माल का नुकसान होगा, तो वही चीज है। आगे बात करें तो युद्ध की स्थिति में सरकार के पास विकल्प, अगर युद्ध की स्थिति हो सरकार के पास क्या विकल्प होते हैं। ठीक, जब कोई देश युद्ध के मुहाने पर होता है तो क्या होता है, उसके पास मूलतः तीन रास्ते होते हैं। क्या होते हैं, तीन रास्ते होते हैं। पहला, आत्मसमर्पण, या तो वो देश आत्मसमर्पण समर्पण कर दे या सरेंडर कर दे। ठीक, हथियार डाल देना या बिना लड़े दुश्मन की बात मान लेना। ठीक है, कोई भी देश इसे अपनी घोषित नीति नहीं बनाता, मतलब इसे कोई ज्यादा जल्दी यूज नहीं करता, पर हाँ कई देशों ने इसे फॉलो भी करा है। ठीक, दूसरा है अपरोध। ठीक है, जैसे डिटरेंस, मतलब युद्ध को रोकने से रोक युद्ध को होने से रोकना, यह सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नीति है। ठीक, इसमें दुश्मन को यह डर दिखाया जाता है कि अगर उसने हमला किया तो उसे इतना भारी नुकसान होगा कि हमला करने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ये दिखाया जाता है कि अगर आपने हमला कर दिया, ठीक है, कर दिया आपने, पर आपको नुकसान इतना होगा कि जितना आपको हमला करने से फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो सोचता है भाई फिर फायदा ही क्या हमला करने का। तो ये होता है डिटरेंस अपरोध। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका रक्षा, जिसे कहते हैं डिफेंस। ठीक है, डिफेंस क्या है, अगर युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना, हमलावर को हराना या उससे पीछे हटने पर मजबूर करना, ये सब होता है आपका डिफेंस पार्ट में। ठीक, तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, पारंपरिक सुरक्षा नीति के दो प्रमुख तत्व। ठीक है, पारंपरिक जो सुरक्षा नीति है उसके दो प्रमुख तत्व क्या क्या है, तो वो देख लेते हैं। पहला है आपका शक्ति संतुलन। ठीक, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, देशों को अक्सर अपने पड़ोसियों से शक रहता है कि वे भविष्य में हमला कर सकते हैं, इसलिए हर सरकार दूसरे देशों की तुलना में अपनी ताकत, सैन्य, आर्थिक और तकनीकी बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में रहे या कम से कम बराबर रहे। मतलब अगर बढ़े ना तो कम से कम बराबर रहे, ये चीज हो। क्योंकि हर देश को खतरा होता है कि भाई हमारा पड़ोसी हम पे हमला ना कर दे। जैसे आप देख लीजिए भारत को क्या खतरा है। भारत को सबसे बड़ा खतरा होता है चीन से, कि चीन जो है इस्लामी स्लाइसिस की जो है टेक्निक फॉलो करता है। इस्लामी स्लाइसिस मतलब थोड़ी थोड़ी जगह घेरते जाना, अच्छा ये हमारा है, अच्छा चलो यहीं पे रुक जाओ, अच्छा ये हमारा है फिर यहीं पे रुक जाओ। ये कंडीशन जो है चाइना यूज करता है, इसे कहते हैं इस्लामी स्लाइसिस। तो ऐसे में हमें जो है सबसे ज्यादा डर मतलब इन चीजों का रहता है कि युद्ध ना हो। ठीक, और आपने देखा होगा काफी बार ऐसी कंडीशन हुई है। ठीक है, जैसे डोकलाम क्लैश आपने सुना होगा, उसके बाद तो बहुत ज्यादा मतलब बेकार स्थिति हो गई थी भारत चीन की। ठीक है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। ठीक, दूसरा है गठबंधन। ठीक, गठबंधन एक तरह से अलायंस। ठीक, कई देश मिलकर एक औपचारिक समझौता करते हैं कि अगर उनमें से किसी एक पर हमला हुआ तो सभी मिलकर मुकाबला करेंगे, जैसे नाटो। नाटो जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों, नाटो में आर्टिकल 5 क्या कहता है, अगर आपने इन 32 देशों में से किसी पे भी हमला करा तो ये 32 के 32 देश मिल के आपको मारने आएंगे, ये है। ठीक, इसका एक उदाहरण है, गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। ठीक, और हित बदलने पर टूट भी सकते हैं। ठीक है, जब तक हित है तब तक चलते हैं, जब तक हित नहीं होता तब तक नहीं चलते। ये चीज है। आगे बात करते हैं, इतना समझ आया आपको, तो आगे चलते हैं। ठीक, तीसरा है पारंपरिक धारणा। ठीक, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा सिर्फ है ना वो बॉर्डर पर नहीं होती है बच्चे। ठीक, सुरक्षा जो है सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, देश के अंदर भी होती है। ठीक, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। क्या हुआ था, दो हिस्सों में बट गई, एक था विकसित देश, ठीक है, जिन्हें पश्चिमी दुनिया कहा गया,
1945 के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित थे। वो क्या थे, अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित थे। उनके सामने कोई बड़ा आंतरिक खतरा नहीं था। उनका पूरा ध्यान बाहरी खतरों जैसे शीत युद्ध और सोवियत संघ पर था। ठीक। जबकि तीसरी दुनिया, जिसे एशिया या अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश के तौर पर देखा जाता है। ठीक। इन नए आजाद हुए देशों के सामने दोहरी चुनौतियां थी, एक तो आंतरिक भी और बाहरी भी। जैसे पड़ोसी देशों से खतरा, सीमाओं और संसाधनों को लेकर पड़ोसियों से युद्ध की आशंका। ठीक। और दूसरा था आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरे में क्या था, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। देश के भीतर ही, ठीक है, अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे जो देश को तोड़कर नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। ठीक। अन्य तथ्य की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान जितने युद्ध हुए उनमें से अधिकांश तीसरी दुनिया में हुए। 1946 से 1951 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई। आप देख रहे हो कितनी गुना वृद्धि हो गई है गृह युद्धों की तुलना में, और अधिकांश जो है तीसरी दुनिया में हो। तीसरी दुनिया मतलब आपका एशिया, एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस एरिया की बात करता है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ, जो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके और सहयोग। ठीक है, इसमें क्या था, पारंपरिक सुरक्षा में यह माना जाता है कि देशों के बीच सहयोग के जरिए युद्ध और हिंसा को सीमित किया जा सकता है। इसके तीन मुख्य तरीके हैं। पहला है निशस्त्रीकरण। ठीक। निशस्त्रीकरण क्या होता है, मतलब एक तरह से आपका शस्त्रों को कम करना। ठीक। इसमें देशों से मांग की जाती है कि वे कुछ खास तरह के खतरनाक हथियारों को बनाना या रखना पूरी तरह बंद कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, जिसे WBC कहा जाता है, और 1997 में रासायनिक हथियार संधि, जिसे CWC कहा जाता है। इन संधियों के तहत ऐसे हथियार प्रतिबंधित कर दिए गए थे, जैसे आपके परमाणु बम वगैरह ये सब। ठीक है, इन सबको बंद, और आपके केमिकल वेपन, इन सबको बैन कर दिया गया था। आप ये भाई मत रखो। ठीक। दूसरा पॉइंट है अस्त्र नियंत्रण। ठीक। आर्म कंट्रोल। इसमें क्या था, इसमें हथियारों को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें विकसित करने या हासिल करने की नियम, मतलब नियम बनाए जाते हैं कि भाई इसको हासिल करने के कुछ नियम है, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप हासिल कर सकते हो। उदाहरण के लिए 1972 की 72 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसे ABM कहा जाता है, साल्ट स्टार्ट परमाणु प्रसार संधि। ठीक है, साल्ट संधि हो गई, स्टार्ट संधि हो गई, या परमाणु प्रसार संधि हो गई, जिसे आप NPT कह सकते हैं, NPT कहते हैं, तो 1968 में आई थी। ये सभी इस चीज से रिलेटेड थे कि भाई हथियारों की होड़ कम हो। ठीक। तीसरी पॉइंट थी विश्व बहाली। विश्व बहाली में क्या था, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दुश्मन देश एक दूसरे के साथ अपनी सैन्य योजनाओं और सेना की तैनाती की जानकारी साझा करते हैं। ठीक। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई देश गलतफहमी या अचानक हमले के डर से युद्ध शुरू ना कर दे। मतलब उसे ये डर ना हो कि अचानक हमला शुरू हो जाएगा और फिर जो है युद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से वो अपनी चीजें जो है बताते हैं, हमारी सेना कहाँ है, किधर है, इस चीज को बताया जाता है। ठीक है, एक तरह से आपकी जानकारी देना। ठीक है, टाइम टू टाइम। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट आता है आपका सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ठीक है, अभी हमने पारंपरिक देखी थी, अब अपारंपरिक धारणा। ठीक। समय के साथ सुरक्षा की परिभाषा बदलती है। ठीक। इसे मानवता की सुरक्षा, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी या विश्व रक्षा, ग्लोबल सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक। सुरक्षा किसकी, मतलब पहला पॉइंट देखें अगर हम, सुरक्षा जो है किसकी, तो पारंपरिक धारणा राज्य स्टेट की सुरक्षा करती है, जबकि अपारंपरिक धारणा व्यक्ति, ठीक है, और समुदायों की सुरक्षा करती है। इसे गलत, थोड़ा सा मैंने गलत टाइप कर दिया दिखे, एक मिनट में से इसे हटा दो। ठीक है, समुदायों की सुरक्षा। ठीक है, तो ये चीज वो करती है, एक समुदाय की सुरक्षा पे जोर देती है। अगर तर्क, दूसरा पॉइंट देखें, तर्क, एक सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती। ठीक। पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी हमलों में मरे, उससे कहीं ज्यादा अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए हैं।
मतलब जितने, मतलब 100 वर्षों में देखा जाए ना, रिकॉर्ड देखा जाए, तो जितने लोग विदेशी हमलों में मरे हैं ना, मतलब विदेशी ताकतों द्वारा जितने भी मारे गए हैं कैसे भी किसी भी कारण से, उससे कहीं ज्यादा लोग जो है मतलब अपने ही देश में, मतलब अपनी ही सरकारों के द्वारा मारे गए हैं। तो ये चीज है, ये चीज दिखा रही है इसमें। ठीक। अगला पॉइंट देखें तो वो है व्यापक नजरिया। ठीक है, व्यापक नजरिया। ठीक। इसे अभाव से मुक्ति, मतलब इसमें क्या है, अभाव से मुक्ति हो, फ्रीडम ऑफ पॉइंट। ठीक। और भय से मुक्ति, मतलब आपको भय ना हो कि भाई ये हम पे हमला कर देगा, ये हम पे कब्जा कर लेगा, ये सब चीजें, इनसे मुक्ति हो, कहा जाता है। इसमें भूख, बीमारी, आपदा और मानवाधिकार हनन को भी खतरे में गिना जाता है। इन सबको क्या जाता है, इन सबको खतरे में गिना जाता है। किन किन को, भूख को, बीमारी को, आपदा को, या फिर मानवाधिकार हनन। ठीक है, मानवाधिकार हनन को भी खतरे में गिना जाता है। ये है ठीक अपारंपरिक धारणा सुरक्षा की। आगे बात करें, अगर हम खतरे के नए स्रोत की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि समकालीन विश्व में सुरक्षा के लिए खतरे अब सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। ठीक, कुछ नए और घातक स्रोत उभरे हैं, मतलब कुछ नए और कुछ घातक स्रोत उभरे हैं। जैसे सुरक्षा किसकी, मतलब पहला पॉइंट है सुरक्षा किसकी। तो पारंपरिक धारणा राज्य की सुरक्षा करती थी, जबकि अपारंपरिक धारणा में व्यक्ति की सुरक्षा की जाती थी या समुदायों की सुरक्षा की जाती थी, जोर दिया जाता था। अगर हम तर्क में बात करें, कई सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता था। पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी हमलों में मारे गए, उससे कहीं ज्यादा हम अपनी सरकारों के हाथों मारे गए थे। खतरे के नहीं स्रोत, ये हमने दोबारा डाल दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी। तो वही चीज है, ठीक है। मैंने आई थिंक ये डबल रिपीट कर दिया है इसमें। कोई नहीं, आप ये फिर भी कोई नहीं, आपके लिए फायदेमंद है, आपको रिपीट हो, मतलब याद हो जाएगा थोड़ा। ठीक। जितने लोग विदेशों में मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग जो है अपने ही सरकारों के हाथों मारे गए हैं। और व्यापक नजरिया वही जो मैंने आपको बताया था, फ्रीडम स्पीच वगैरह, भूख, बीमारी, आपदा, मानवाधिकार कानून, ये सब। ठीक। अगर हम नए खतरों की बात करें, उसमें पहला आता है आतंकवाद। ठीक, जिसे कहते हैं टेररिज्म। ठीक है, ये राजनीतिक हिंसा है। ये क्या है, एक राजनीतिक हिंसा है, तो जानबूझकर नागरिकों को क्या है, निशाना बनाती है, ताकि समाज में दहशत फैलाई जा सके। ठीक। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक राजनीतिक हिंसा है। ठीक है, कई बार पूछता है कैसी हिंसा है, तो ये राजनीतिक हिंसा है, कि जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाती है, ताकि क्या हो, समाज में जो है दहशत फैलाई जा सके। अब आप देखिए, जब भी टेररिज्म, कोई टेरर अटैक होता है, सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे मंडराता है, जनता में पड़ा होता है, अरे वहां पे मत जाना भैया, वहां पे बहुत आतंकवादी हमले होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये चीज है। आतंकवादी समूह बल प्रयोग या धमकी से राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, या तो बल से हो या फिर धमकी से राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे 9/11 का हमला है। ठीक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे अमेरिका पे हमला हुआ था, ठीक, अलकायदा ने किया था, और 3 जगह को टारगेट किया था, जिसमें से 2 को ही टारगेट कर पाए थे, मुल्टी डोमिनेशन, और आपका एक तो WTO था, और कांग्रेस की आई थिंक बिल्डिंग थी, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है उसमें, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और एक जगह और जाना था, वो जो है चावल के खेत में आई थिंक गिर गया था वो जहाज। ठीक। अगर दूसरा वो देखें, दूसरा खतरा कौन सा है, तो वो है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का। ठीक। ये देखें, मानवाधिकारों के हनन को अब सुरक्षा का मसला माना जाता है। इसकी 3 कोटियां हैं, इसकी क्या है, 3 कोटियां हैं। पहला, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, बोलने, सभा करने की आजादी। ठीक। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक अधिकार। और तीसरा है अल्पसंख्यकों और मूल मूलवासियों के अधिकार। ठीक है, तो ये 3 जो है, इनके चीजों को, 3 कोटियों को इसमें माना जाता है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक अधिकार, और अल्पसंख्यकों के या मूल निवासियों के अधिकार। ठीक, ये 3 चीजें। जब सरकारें, जैसे जैसे आप रवांडा की देख लीजिए, रवांडा एक देश है, वहां की सरकार है, या इराक की देख लीजिए, ने अपनी ही जनता का नरसंहार करती है, मतलब अपनी जनता को मारती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। और इराक वाले केस में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया था। और ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। UN ने इराक वाले केस में हस्तक्षेप किया था, US वगैरह सब आए थे, यूरोप वगैरह काफी सारी कंट्री, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट की बात करें, वो है आपकी वैश्विक निर्धनता। ठीक, जिसे ग्लोबल पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, दु, दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है।
दुनिया की आबादी क्या है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह वृद्धि मुख्य रूप से गरीब देशों जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि में ही हो रही है, बाकी देशों में नहीं हो रही। अमीर देशों जैसे उत्तरी गोलार्ध और गरीब देशों जैसे दक्षिणी गोलार्ध के बीच असमानता बढ़ रही है। ठीक है। हालांकि देखो, उत्तरी गोलार्ध को ना एक तरह से अमीर देशों का एक गोलार्ध माना जाता है, और दक्षिण गोलार्ध को कहीं ना कहीं गरीब देशों का। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, ये क्या है, साउथ एशिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, मतलब साउथ एशिया में जितनी कंट्री है उनका नेतृत्व करना चाहते हैं। तो साउथ एशिया मतलब जो साउथ के जो देश हैं दुनिया में उनका। ठीक। गरीबी का कारण संघर्ष होते हैं, गरीबी के कारण क्या होता है, संघर्ष होते हैं, और लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर होते हैं, और इसलिए क्या होता है, वो देश अपना छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। अगला जो है वो है आपका शरणार्थी और विस्थापन। ठीक। माइग्रेशन से सिंपल सी बात करें तो शरणार्थी की बात करें, वे लोग जो युद्ध, आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर होते हैं। ठीक है। मतलब शरणार्थी हो जाते हैं, रिफ्यूजीज हो जाते हैं। उसमें देखते हैं आप अप्रवासी देखते हैं, जैसे माइग्रेंट, वे लोग जो अपनी मर्जी से बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं पर बेहतर जीवन की तलाश में छोड़ रहे हैं। दूसरा है आंतरिक रूप से विस्थापित। क्या होते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित? जैसे आईडीपीएस, वे लोग जो अपना घर छोड़ चुके हैं लेकिन अपने देश की सीमा के भीतर ही रह रहे हैं, मतलब अपना घर तो छोड़ चुके हैं पर रह अपने देश के भीतर ही रहे हैं। जैसे 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित। ठीक है। 1990 के दशक में क्या हुआ, कश्मीरी पंडित जो है एक तरह से अपनी जगह तो छोड़ दी पर वो रह अपने देश में ही रहे थे। ठीक। ये था रिफ्यूजीज, मतलब एक तरह से वो अलग देश में चले जाएं, और अब आप्रवासी मतलब अपने ही देश में कहीं और जगह पे चले जाएं। ठीक है। ये सॉरी, माइग्रेंट जो है मतलब अपना देश छोड़ के कहीं और चले जाए, सॉरी मैंने गलती कर दी। माइग्रेंट वो अप्रवासी वो होते हैं जो अपना देश छोड़ के किसी और देश में चले जाते हैं। ठीक है। जबकि जो विस्थापित लोग होते हैं वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं अपने ही देश में। ठीक, वो चीज़ है। ठीक, ये चीज़ तो मैंने गलती से उसमें मिसमैच कर दिया। ठीक है, वो तो आप एक बार करेक्ट कर लेंगे। ठीक। अगला पॉइंट है महामारियां, हेल्थ पेंडेमिक्स। ठीक है। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स और कोविड जैसी बीमारियां सीमाओं का सामना नहीं करती। ये क्या है, सीमाओं का सामना नहीं करती, डायरेक्ट घुस जाती हैं देश के अंदर। एक देश की बीमारी दूसरे देश के लिए खतरा बन जाती है। जैसे 2003 तक 4 करोड़ लोग एड्स से संक्रमित थे, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका में थे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या थे, अफ्रीका में थे एड्स से संक्रमित लोग। ठीक है। और ये फैलती है, फैलने वाली बीमारी है, फैलती है। ठीक है। इसमें आपको अफ्रीका का वो दिखा रखा है, मैं अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैलने की लगी। ठीक। ये है। आगे बात करें, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है आपका सातवां, जिसे सहयोग मूलक सुरक्षा ठीक कहते हैं, कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी। ठीक। नए खतरों जैसे गरीबी, पर्यावरण, बीमारी से निपटने के लिए सैन्य बल बेकार है। इनसे निपटने के लिए क्या, सैन्य बल बेकार है। पहला, रणनीति, इन खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ठीक। इन इन खतरों से निपटने के लिए क्या होता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये है, आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी लेना पड़ता है, पैसा भी लेना पड़ता है, सहायता भी लेनी पड़ती है, ये सब। कई बार डायरेक्ट खदान भी लेना पड़ता है, ये चीज। भागीदारी की बात करें, यह सहयोग द्विपक्षीय, दो देशों, त्रिपक्षीय, वैश्विक हो सकता है। या तो त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच या वैश्विक कई सारे देशों के बीच हो सकता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, स्वयंसेवी संगठन NGO, रेड क्रॉस, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सामाजिक संगठन शामिल होते हैं। तो उनमें क्या है, आपके UN जैसे संगठन भी शामिल हो जाते हैं, NGOs भी शामिल हो जाती हैं, मतलब कई सारे लोग शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक, इस चीज के लिए तो ये सब काम करते हैं इसके लिए। अगला पॉइंट है बल प्रयोग। बल प्रयोग। ठीक। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी बल प्रयोग अंतिम उपाय हो सकता है। ठीक है, किसमें, सहयोग मूलक सुरक्षा में भी बल प्रयोग जो है आपका अंतिम उपाय हो सकता है, लेकिन यह सामूहिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, न कि किसी एक देश द्वारा किया गया हमला।
मतलब यूएन की जो शांति सेना है उसने किसी देश के ऊपर हमला करा है वहां पे शांति स्थापित करने के लिए। तो ये चीज है, तो ये उसे ठीक कराया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, भारत की सुरक्षा रणनीति। ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक, भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक गरीबी आतंकवाद दोनों तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत की सुरक्षा नीति 4 स्तंभों पर टिकी है। ठीक, अगर हम पहले स्तंभ की बात करें, पहला स्तंभ है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। क्या है? सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत चारों तरफ से परमाणु शक्ति संपन्न देशों से घिरा है। जैसे पाकिस्तान में 1947 का युद्ध, 65 का, 71 का और 99 का ये युद्ध हुए। जबकि चीन जो है, चीन भी परमाणु संपन्न देश है, उसके साथ हमारा 1962 में युद्ध हुआ, के साथ है युद्ध हुए। इसलिए भारत ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और 1998 में परमाणु परीक्षण कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। मतलब उन्होंने परमाणु परीक्षण बनाया और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत। ठीक है, मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है उनको मजबूत करना। भारत ने गुटनिरपेक्षता, नैम और संयुक्त राष्ट्र यूएन का समर्थन किया ताकि शांति बनी रहे। नेहरू ने एशियाई एकता और निशस्त्रीकरण की, ठीक है, वकालत की। भारत ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वह आपका आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में क्या था? भारत के भीतर पंजाब, कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड में जो है अलगाववादी आंदोलन से निपटने में की चुनौतियां रही है। मतलब इन राज्यों में क्या है, अलगाववादी जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा रही हैं। ठीक है, भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया ताकि सभी समुदायों और समूहों को अपनी, ठीक है, शिकायतें रखने का मौका मिले और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। ठीक, तो ये चीज तो खैर आप सभी को पता ही होगी। अगला पॉइंट की बात करें तो वह है आपका आर्थिक विकास। ठीक, भारत एक विकासशील देश है जहां गरीबी एक बड़ा खतरा है। ठीक है, रणनीति का चौथा हिस्सा ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित करना है जिससे जिससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से मुक्ति मिले और आर्थिक असमानता कम हो। ठीक है, तो ये हमने चारों पॉइंट देख लिए। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया और इससे बाहर आपका चैप्टर कहीं नहीं जाएगा। आपको इसके लिए सुनिश्चित रहना है। तो एक सुरक्षित भविष्य की ओर अगर हम देख रहे हैं, एक सुरक्षित भविष्य की ओर देखो तो क्या करना चाहिए? सुरक्षा एक जटिल और बहुव्यापी अवधारणा है। हमें पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक मानवीय और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के खतरों के प्रति सतर्क रहने का सतर्क रहने और उनका सामूहिक रूप से सामना करने की आवश्यकता है। मतलब हमें दोनों चीजों से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी विकास ही स्थायी शांति की एक कुंजी है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी, मतलब सब मिलजुल के रहें तो वही एक विकास की, स्थायी शांति की कुंजी है। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ आपको। आप हमारी इस चैप्टर में जुड़े, इस क्लास में जुड़े और आपने इस क्लास में, मैं आशा करता हूँ, बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है इस क्लास के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और वहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है दी मेटिकुलस 07। आप ये सर्च करेंगे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा और उसमें आप ज्वाइन कर लो। उसमें मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा और आप फिर मतलब मुझसे डायरेक्ट सवाल भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये है। और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपकी कमेंट ही हमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ आप जो है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हम आशा करते हैं आपको ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। ठीक है, और आपको अगर टेलीग्राम में जुड़ना है, ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको स्कैन कर लें तो आप जुड़ जाएंगे। अगर आपको अरताई के ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, अरताई एक ऐप है भारत का ही, उसमें जुड़ना है तो आप इसे स्कैन कर लें, ठीक है, इस वाले को।
और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप इसको स्कैन कर लें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो यही है, आपको अगर कहीं पे दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तत्पर हूँ। और बाकी तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें बहुत अच्छे से, और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।